हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम फैंटास्टिक फोर मूवी सीरीज के थर्ड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। उस वक्त मेकर्स ने इस मूवी के प्लॉट को रीबूट किया था, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी इसमें कंटिन्यू नहीं होंगे। इस मूवी में हम फैंटास्टिक फोर मूवी के हीरोज के नए चेहरे देखेंगे और उनकी यूनिक पावर्स का नया सोर्स भी देखने वाले हैं। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं फैंटास्टिक फोर के थर्ड मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है, जहां बच्चे अपने फ्यूचर करियर्स के बारे में बात कर रहे थे। यहीं पर हमें छोटा रीड रिचर्ड दिखता है, जो कहता है कि उसे एक ऐसी मशीन बनानी है जो चीज़ों को टेलीपोर्ट कर सके। रीड की ये बातें सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है, और उसमें से एक लड़का था जो रीड के विजन पर विश्वास कर रहा था, और इसका नाम बेन था, जो कि हमेशा से रीड के साथ रहता है। रात होती है और हमें बेन का घर दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े से गैराज में था, जहाँ बहुत सारी खटारा कार्स को पार्क किया गया था। एक दिन बेन को उन कार के अंदर से आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो हिम्मत करके उनके पास जाता है, और तभी उसे एक कार के अंदर रीड दिखता है, जो कार के कुछ पार्ट्स को चोरी कर रहा था। रीड बेन को समझाता है कि उसे अपनी टेलीपोर्टेशन मशीन बनाने के लिए एक बड़े से कन्वर्टर की ज़रूरत है, और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। बेन पहले से ही रीड पर भरोसा करता था, जिसकी वजह से बेन रीड को एक कन्वर्टर लेके देता है, और दोनों भी रीड के घर जाते हैं। यहाँ बेन देखता है कि सही में रीड ने एक मशीन को बनाया था, जिससे वो चीज़ों को टेलीपोर्ट कर सकता था, और उसी को शुरू करने के लिए रीड कन्वर्टर को ऑन करता है। मशीन शुरू करने से पहले रीड उसके अंदर अपने एक टॉय को रखता है, और जैसे ही मशीन का प्रोसेस शुरू होता है, उसके घर के सामान हिलने लगते हैं और आधे शहर की बिजली चली जाती है। रीड बटन को क्लिक करता है और उसका टॉय वहाँ से गायब हो जाता है, और उस टॉय की जगह कुछ मिट्टी आती है, जिसे रीड को लगता है कि ये मिट्टी उस जगह की है जहाँ पर उनका टॉय टेलीपोर्ट हुआ है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें रीड और बेन दिखते हैं, जो कि अब बड़े हो गए हैं, और उन्होंने अपनी टेलीपोर्टेशन वाली मशीन को स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में रखा हुआ है। पहले मशीन से ये मशीन बहुत छोटी थी, जो चीज़ों को टेलीपोर्ट करके वापस उसी जगह लेके आती है। पर ये देख के टीचर को लगता है कि रीड और बेन ने कोई मैजिक ट्रिक का यूज़ किया है, जिसके वजह से वो दोनों पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखता है कि रीड ने जो चीज़ टेलीपोर्ट करके वापस लाई थी, उस पर वही मिट्टी लगी है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। तभी रीड से मिलने एक प्रोफेसर आते हैं, जिनका नाम फ्रैंकलिन था, जिन्हें रीड के बनाए हुए प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए वो रीड को अपनी लैब की स्कॉलरशिप देते हैं। प्रोफेसर फ्रैंकलिन बताते हैं कि ऐसे ही सेम प्रोजेक्ट पर और उनकी टीम सालों से काम कर रही है, पर वो चीज़ों को वापस लाने में कामयाब नहीं हुए हैं, और ये काम रीड ने इजीली कर दिया था। वहीं पर प्रोफेसर फ्रैंकलिन की बेटी भी थी, जिसका नाम सुजैन था, और वो बताती है कि जो मिट्टी टेलीपोर्ट होने के बाद वापस आती है, वो इस धरती की नहीं है, बल्कि कोई दूसरे प्लेनेट की है, जहाँ पर हमारी चीज़ें टेलीपोर्ट होकर जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि रीड शुरुआत से ही अपनी चीज़ों को टेलीपोर्ट करके दूसरे डायमेंशन या फिर दूसरे प्लेनेट पर भेज रहा था, और उसी प्लेनेट की सॉइल वापस टेलीपोर्ट होकर आ रही थी। रीड अपने प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर शुरू करने के लिए प्रोफेसर फ्रैंकलिन के बताए हुए लैब में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दिखते हैं, जो उस लैब में काम कर रहे थे। वही दूसरी ओर प्रोफेसर फ्रैंकलिन अपने पुराने स्टूडेंट के पास जाता है और कहता है कि टेलीपोर्टेशन वाला प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया है, इसलिए वो स्टूडेंट को वापस बुलाने आया था। इस स्टूडेंट का नाम विक्टर डूम था, जिसने पहली बार इस टेलीपोर्टेशन वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, पर बार बार नाकामियों की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। विक्टर वापस टीम ज्वाइन करने के लिए मना करता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि सुजैन भी टीम में है, वो वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अब 3 लोगों की टीम तैयार हो जाती है, और हमें एक बड़ा सा लैब भी देखने मिलता है, जहाँ बड़े बड़े मशीन्स और उनके ब्लूप्रिंट्स थे। प्रोफेसर फ्रैंकलिन तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करता है, और यहाँ पर सुजैन पहले के प्रोजेक्ट के बारे में रीड को बताती है, जिसमें हमें कुछ ड्रोन फुटेजेस देखने मिलते हैं जो उन्होंने दूसरे दुनिया में भेजे थे। प्रोफेसर कहते हैं कि उनके इस बार के मिशन में उन्हें एक लिविंग थिंग को उस प्लेनेट में भेजकर वापस उसे जिंदा लाना है, और अगर ऐसा सक्सेस हुआ तो प्रोफेसर वादा करता है कि हम सभी उस दुनिया में जाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर अपने बेटे के पास जाके उसे इस टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, जिसका नाम जॉनी था, जो कि पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा था, पर बाद में रेडी हो जाता है। दूसरे दिन जॉनी भी टीम को ज्वाइन करता है,
और चारों भी अपनी मशीन बनाने के काम पर लग जाते हैं, जिसमें सुजैन अलग से एक ऐसा सूट बना रही थी जो उन्हें दूसरे दुनिया में सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। रीड और विक्टर दोनों अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके उस मशीन के पहले के सारे एरर्स को सॉल्व करते हैं और थोड़ी देर बाद रीड उस मशीन के मिनी मॉडल के साथ अपनी एक सेल्फी लेता है और बैन को सेंड करते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे सिवा पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसे देखकर बैन भी खुश होता है। काम करते वक्त रीड और सुजैन एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, जिसे देखकर विक्टर को बहुत जेलेसी फील होती है, पर ये फीलिंग को साइड में रखकर उसे अपनी मशीन पे ध्यान जाता है जो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई थी। अगले ही दिन मशीन को शुरू करना था, जिसका डेमो देखने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर आए हुए थे। मशीन के अंदर एक लिविंग बीन यानी कि एक बंदर को डाला जाता है और सारे लोग ब्लैक गॉगल्स पहनकर नज़ारा देखने तैयार हो जाते हैं। मशीन को शुरू किया जाता है और शुरू होते ही मशीन उस जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे उनका हाफ मिशन तो कंप्लीट हो जाता है। मशीन दूसरी दुनिया में जाके सिग्नल सेंड भी करती है, जिससे उन्हें वहाँ के विजुअल्स देखने मिलते हैं। रीड और बाकी सब वापस अपने मशीन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उनकी मशीन भी असली दुनिया में आ जाती है और वो बंदर भी सुरक्षित होता है, जिससे उनका ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर की टीम से मिलने पहुंच जाते हैं और सबकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि जल्द ही ये मशीन वो नासा को सौंप देंगे, जिससे आगे की रिसर्च नासा खुद कर लेगा। ये सुन के रीड और बाकी के टीम मेंबर्स बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी इन्वेंशन को पहले यूज़ करना था, ना कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को भेजना था। उस रात रीड, विक्टर और जॉनी सारे लोग उदास होकर ड्रिंक करने लगते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का क्रेडिट अब किसी दूसरे लोगों को मिलने जा रहा था। इसलिए रीड प्लान बनाता है कि हम सारे लोग अनऑफिशियली मशीन को ऑन करके दूसरे दुनिया में जाकर आएंगे, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। जॉनी और विक्टर इस प्लान के लिए राजी भी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ रीड अपने बचपन के दोस्त बैन को भी बुला लेता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप वो अकेले नहीं लेना चाहता था। अब रीड, विक्टर, जॉनी और बैन अपने अपने सूट्स में तैयार हो जाते हैं और अपने देश का फ्लैग लेके मशीन के अंदर सेटल हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ सुजैन, जो कि लैब में नहीं थी, उसे नोटिफिकेशन की वजह से पता चलता है कि मशीन ऑन हो गई है, इसलिए वो अपने डैड के साथ लैब में जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ सारे लड़के मशीन को ऑन करके दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देख के सब शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स और ग्रीन कलर का पानी देखने मिलता है। विक्टर समझ जाता है कि ये जगह रिसोर्सेज से भरी हुई है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े एनर्जी के सोर्सेस है। बैन वही मशीन के पास रुकता है और बाकी के सब उस ग्रीन एनर्जी के पास जाने के लिए रस्सी के हेल्प से नीचे जाने लगते हैं। विक्टर उस एनर्जी को फील करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एनर्जी अलाइव है, जिसे समझकर विक्टर उसे टच करता है और तभी वहाँ पर उस ग्रीन लावा का ब्लास्ट होता है और ज़मीन फटने लगती है। तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक एक करके रस्सी से ऊपर जाने लगते हैं, पर तभी विक्टर वहाँ पर फंस जाता है। इसे बचाकर वापस ऊपर लाने के लिए रीड उसकी हेल्प करने आता है, पर वो ग्रीन लावा विक्टर के पूरे बॉडी पर स्प्रेड हो जाता है, जिससे विक्टर उसी के अंदर गिर जाता है और उसे वैसे ही छोड़कर बाकी के तीनों मशीन के अंदर जाते हैं। रीड मशीन को ऑन करने की कोशिश करता है, पर मशीन ऑन नहीं हो पा रही थी। पर लैब में सुजैन, जिसे पहले ही पता था, वो असली दुनिया से मशीन को ऑन करके वापस बुला लेती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सारी ग्रीन एनर्जी तीनों लोगों के कांटेक्ट में आ जाती है और तभी मशीन टेलीपोर्ट होकर वापस अपनी जगह आती है, जिससे वो एनर्जी भी टेलीपोर्ट होकर सुजैन को भी इफेक्ट करती है। थोड़ी देर में रीड होश में आता है और देखता है कि उसका पूरा लैब डिस्ट्रॉय हो गया है और वही जॉनी के पूरे बॉडी में आग लगी हुई है। यहाँ रीड को अपने दोस्त बेन की आवाज़ आती है और रीड उसकी तरफ रेंगने लगता है, पर तभी रीड नोटिस करता है कि उसकी टांग बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, जिसे देखकर वो वापस बेहोश हो जाता है। अब हमें एरिया 51 का सीन देखने मिलता है, जहाँ सारे बच्चों को रखा गया था और यहाँ हमें रीड भी दिखता है, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी और ये सब उस दूसरी दुनिया की ग्रीन एनर्जी के इफ़ेक्ट्स की वजह से हुआ था। वही जॉनी की बॉडी में आग लगी हुई थी, पर फिर भी वो जिंदा था और उसकी आग कम भी नहीं हो रही थी। प्रोफेसर फ्रैंकलिन देखते हैं कि उसकी बेटी यानी कि सुजैन भी उस एनर्जी से इफ़ेक्ट हुई है और उसकी बॉडी भी अपने आप ट्रांसपेरेंट हो रही थी। दूसरी ओर रीड को होश आता है और उसे बैन की पुकार सुनाई देती है, इसलिए वो अपने कैद से निकलकर एसी डक्ट में घुस जाता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करके बैन की आवाज़ तक पहुंच जाता है।
रीड देख के शॉक होता है क्योंकि बेन पूरी तरह से स्टोन बन गया था और वो रीड को मदद के लिए पुकार रहा था। रीड ये देख नहीं पाता क्योंकि उसके वजह से बेन की ऐसी हालत हुई थी। इसलिए रीड उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक करके वापस बेन को लेने आएगा। रीड ऐसा बोल के अपने पावर्स के हेल्प से उस लैब से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ एक बड़ा साइंटिस्ट बेन को ऑफर करता है और कहता है कि रीड तो भाग गया, इसलिए वो लोग बेन को वापस नॉर्मल करने में उनकी हेल्प करेंगे। पर अगर बेन ने उनकी मदद की तो इसके वजह से बेन उनकी मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। अब कहानी जाती है 1 साल बाद के टाइम पे, जहाँ पर एक मिलिट्री जर्नल प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाता है कि 1 साल में बेन ने अपनी पावर से मिलिट्री के बड़े बड़े दुश्मनों को हराकर उनकी हेल्प की है। वही जॉनी अपनी आग वाली पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया है। इसका यूज़ करके वो भी मिलिट्री की हेल्प कर रहा है। और वही सूजन अपने बॉडी के साथ साथ दूसरे चीज़ों को भी इनविजिबल बना सकती है। जनरल कहते हैं कि ये सब शक्तियाँ उन्हें प्लेनेट ज़ीरो नाम के ग्रह से मिली है, इसलिए उन्होंने उस प्लेनेट की स्टडी करने के लिए वापस टेलीपोर्टेशन मशीन बनाने की शुरुआत की है। प्रोफेसर फ्रैंकलिन भी इस काम में मौजूद थे, जो कहते हैं कि रीड या विक्टर के बिना वो ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से जर्नल रीड को वापस ढूंढने का ऑर्डर देता है। सूजन यहाँ रीड के लोकेशन की तलाश करना शुरू कर देती है। वही हमें दिखता है कि रीड एक सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है, जो अभी अपनी स्ट्रेचेबल स्किन का यूज़ करके किसी दूसरे इंसान का रूप ले सकता है। रीड जैसे ही अपने घर आकर अपने सिस्टम को ऑन करता है, वैसे ही वहाँ पर सूजन को पता चल जाता है कि रीड कहाँ पर छुपा हुआ है। अगले दिन रीड अपनी कार को रिपेयर कर रहा था, तभी उसे पकड़ने मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। पर रीड उन्हें अपने पावर से डॉज करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर तभी उसके सामने बैन आता है, जिसे देखकर रीड सरेंडर कर देता है और मिलिट्री के साथ चले जाता है। एरोप्लेन से जाते वक्त रीड बैन को सॉरी कहता है, पर बैन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि रीड के वजह से ही बैन की ऐसी हालत हुई थी। हमें दिखता है कि रीड को पकड़कर उसी मिलिट्री कैंप पे लाया जाता है जहाँ पर सारे हीरोज़ को रखा गया था। मिलिट्री कैंप के अंदर रीड को सबसे पहले सुजैन मिलती है, जो उसे मशीन वापस बनाने के लिए समझा रही थी। सुजैन को लग रहा था कि मिलिट्री वाले उन्हें वापस नॉर्मल बनाने के लिए प्लेनेट ज़ीरो की स्टडी करने जा रहे हैं, पर रीड को ये बात पता थी कि मिलिट्री बस उनका यूज़ कर रही है। रीड फिर भी सुजैन के कहने पर मशीन बनाने में उनकी हेल्प करने लगता है और जब फाइनली सब कुछ बन के रेडी होता है, तब आर्मी की एक ग्रुप उस मशीन के अंदर जाती है। रीड उन सभी को प्लेनेट ज़ीरो में भेज देता है और दिखता है कि 1 साल पहले जब वो वहाँ पर गए थे, तब से ये जगह पूरी तरह से चेंज हो गई है। जो आर्मी वाले प्लेनेट ज़ीरो में मौजूद थे, उन्हें किसी दूसरे ह्यूमन के होने का सेंस होता है और जब वो पास जाके देखते हैं, तब उन्हें विक्टर दिखता है, जो कि सबके लिए मर गया था। विक्टर को वापस लाया जाता है और हमें दिखता है कि विक्टर की बॉडी पूरी मेटल की बन चुकी थी क्योंकि उसका सूट उसके बॉडी से पूरी तरह से चिपक गया था। जनरल जिन्होंने ये मिशन वापस शुरू किया था, वो विक्टर के पास जाके उसे बात करने लगते हैं, पर विक्टर जैसे ही होश में आता है, वो जनरल को अपनी पावर का यूज़ करके मार देता है। विक्टर जनरल को मारने से पहले कहता है कि उस प्लेनेट ने ही उसे इतना देर तक जिंदा रखा और उसी ने ये पावर्स विक्टर को दी है, इसीलिए विक्टर अब उस दुनिया को ही अपनी दुनिया समझ रहा है। विक्टर सारे लैब को डिस्ट्रॉय करके और अंदर के गार्ड्स को मार के वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं, जो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर विक्टर उनकी भी नहीं सुनता और उन्हें भी मार देता है और ये सब कुछ सुजैन और जॉनी के सामने होता है। विक्टर तब तक मशीन का यूज़ करके वापस अपनी दुनिया में चले जाता है और जाते ही वो मशीन को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से ओवरलोड करने लगता है, जो कि उसके प्लान का एक हिस्सा था। यह रीड समझ जाता है कि अगर मशीन को पावर से ओवरलोड कर दिया जाए तो वो एक बड़ा सा पोर्टल ओपन करेगी, जिससे एक बड़ा ब्लैक होल का जन्म होगा और ये धरती पूरी की पूरी उस ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी। रीड जैसे ही ये बोलता है, मशीन एक छोटा सा पोर्टल ओपन करती है जो डायरेक्टली प्लेनेट ज़ीरो से कनेक्टेड था और उसी पोर्टल से चारों हीरोज़ प्लेनेट ज़ीरो तक ट्रैवल करते हैं ताकि वो विक्टर को रोक के इस पोर्टल को बंद कर सके। अब चारों हीरोज़ दूसरी दुनिया यानी कि प्लेनेट ज़ीरो तक पहुंच गए थे और उनके सामने उनका दुश्मन विक्टर खड़ा था, जिसे अब चारों को हराना था। सबसे पहले जॉनी विक्टर को मारने जाता है, पर विक्टर उसे इजीली उठाकर फेंक देता है और विक्टर पावरफुल बैन को भी स्टोन्स के अंदर बंद कर देता है। वहीं पर हमें दिखता है कि दुनिया के बड़े बड़े जंगल्स और कार दूसरी दुनिया में पुल होते जा रहे हैं और इसी को रोकने के लिए
सुजैन पोर्टल के सामने एक शील्ड बना देती है, जिससे वो पोल कमज़ोर हो जाता है। सुजैन इनविजिबल होके अपना काम कर रही थी, पर विक्टर फिर भी उसे पहचान लेता है और सुजैन को उसी की शील्ड में ट्रैप करके उसे मारने वाला होता है। विक्टर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के पावर से रीड की बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है, जिससे वो जेली जैसे बन जाता है और रीड भी कमज़ोर हो जाता है। रीड देखता है कि एक तरफ उसकी दुनिया ख़त्म होते जा रही है और वही दूसरी तरफ वापस उसके वजह से उसके दोस्तों की जान खतरे में है। और ये सब देखकर रीड वापस अपनी शेप में आता है और साथ ही साथ बाकी के हीरोज़ भी रीड का साथ देने उसके पास पहुंच जाते हैं। टीम एक प्लान बनाती है और वैसे ही विक्टर पर अटैक करती है। रीड और जॉनी दोनों विक्टर से फाइट करने लगते हैं, जिससे विक्टर का पूरा ध्यान फाइट की तरफ हो जाता है। तभी बैन, जिसे सुजैन ने इनविजिबल कर दिया था, वो अचानक से आके विक्टर को एक पंच करता है। उस पंच की वजह से विक्टर अपने ही बनाए हुए पोर्टल के कनेक्शन को टच करता है और उस पोर्टल की पावर से विक्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पोर्टल भी बंद होने लगता है। पोर्टल बंद होने से पहले ही चारों लोग वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं और आने के बाद उन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन गया था और अगर और ज़्यादा देर लगती तो ये पूरी दुनिया इसी तरह ख़त्म हो जाती। मूवी के आखिर में हीरोज़ की टीम मिलिट्री वालों से अलग हो जाती है और कहती है कि वो अब से मिलिट्री के लिए काम नहीं करेगी और अब उन्हें खुद का एक बड़ा लैब चाहिए, जिसके लिए मिलिट्री को मानना पड़ता है। मूवी के आखिर में हीरोज़ की टीम मिलिट्री वालों से अलग हो जाती है। मिलिट्री उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग देती है, जो अभी से उनका लैब होगा और यहाँ पर रीड अपनी टीम का नाम फैंटास्टिक फोर रखता है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बाद दूसरी कोई भी फैंटास्टिक फोर फ्रेंचाइजी से मूवी नहीं आई, पर अब मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के नए वर्जन को रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वही सारे कैरेक्टर्स हमें वापस देखने मिलेंगे, पर कुछ नए एक्टर्स के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।